हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से ड्रग्स हैं। तो मेजर दो क्लास हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। दोनों की अगर एक्शन की बात करें तो कोलिनर्जिक ड्रग्स का एक्शन जो है वो डम्बल से है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है तो मतलब उसका जो एक्शन होगा वो कोलिनर्जिक ड्रग्स के अपोजिट होगा। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का एक्शन जो है वो डम्बल्स के अपोजिट होगा। डम्बल्स क्या है, इसको हम प्रीवियस वीडियो में अंडर द टॉपिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन हम पढ़ चुके हैं। अब मेन वीडियो हमारा होगा डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स पे। तो समझते हैं पहले क्या होता है। तो जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग। ऐसे ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं वो होते हैं डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स में क्या होता है, ये एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं करते हैं बल्कि ये एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, जिस वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। दोनों में रिसेप्टर्स सेम रहेंगे क्योंकि एट द एंड एसिटाइल कोलिन ही जाके बाइंड कर रहा है। डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं उनमें दो टाइप्स हैं, एक है एस्टर्स, दूसरा एल्कलॉइड्स। एस्टर्स में 4 ड्रग्स हैं, एल्कलॉइड्स में 1 ड्रग हमें पढ़नी है। एस्टर की 4 ड्रग्स कौन कौन से, पहला एसिटाइल कोलिन, दूसरा मेथाकोलिन, तीसरा कार्बेकोल, चौथा बेथानिकोल। एल्कलॉइड्स की बात करें अगर तो ये प्लांट्स और ट्रीज से ऑब्टेन होते हैं और पाइलोकार्पिन इसका मेजर ड्रग है। और अगर इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात करें तो ये इनहिबिट करते हैं एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज एंजाइम को। तो हो सकता है कि रिवर्सिबल इनहिबिटर हो सकता है कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर हो। हम इनडायरेक्टली एक्टिंग की बात नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। अभी आज हम बात करेंगे डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स की। तो चलिए हम बात करते हैं डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसमें एस्टर्स सबसे पहले बात करेंगे एस्टर्स के बारे में। एस्टर्स में बता चुका हूँ कि 4 ड्रग्स हैं, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बेकोल, बेथानिकोल। हम चारों ड्रग्स का कंपैरिजन में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि चारों ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और चारों ड्रग्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसे है। हम चारों में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। जो एसिटाइल कोलिन होता है वो दोनों टाइप के रिसेप्टर है, एम टाइप के रिसेप्टर और एन टाइप के रिसेप्टर, दोनों पे जाके ऐड कर सकता है। और इसका मेटाबॉलिज्म जो है तो एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज भी कर लेता है और सूडो कोलिन एस्टेरेज भी कर लेता है। इसलिए इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, क्योंकि इसको एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज भी मेटाबोलाइज कर लेता है और सूडो कोलिन एस्टेरेज भी मेटाबोलाइज कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास मेथाकोलिन। मेथाकोलिन 2 चीज से मिलकर बना है, मेथाइल प्लस एसिटाइल कोलिन। ये केवल और केवल एम टाइप के रिसेप्टर्स को ही स्टिमुलेट करता है, एन टाइप पे इसका कोई रोल नहीं है, एन टाइप पे इसका कोई एक्शन नहीं है। जो इसका मेटाबॉलिज्म है, मेथाकोलिन का मेटाबॉलिज्म जो है तो वो केवल एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज एंजाइम ही उसको मेटाबोलाइज कर पाता है। इसलिए इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो पहले वाले की तुलना में ज़्यादा होता है। तीसरा ड्रग है हमारे पास कार्बेकोल। कार्बेकोल भी 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एसिटाइल कोलिन प्लस कार्बामोइल ग्रुप। ये दोनों टाइप के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, चाहे एम टाइप के रिसेप्टर हो चाहे एन टाइप के रिसेप्टर हो, लेकिन मेजर एक्शन इसका एन टाइप रिसेप्टर में होता है। और ना ही एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज ना ही सूडो कोलिन एस्टेरेज इसको मेटाबोलाइज कर पाते हैं। इसलिए इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों से ज़्यादा होता है। चौथा ड्रग हमारे पास बेथानिकोल। बेथानिकोल जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, एसिटाइल कोलिन, मेथाइल ग्रुप एंड कार्बामोइल ग्रुप। जो बेथानिकोल होता है वो एम टाइप रिसेप्टर्स को ही बस स्टिमुलेट करता है, इसका कोई रोल नहीं होता एन टाइप के रिसेप्टर्स पे। और मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसको ना एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज मेटाबोलाइज कर पाता ना सूडो कोलिन एस्टेरेज मेटाबोलाइज कर पाता। तो इसलिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इन तीनों में से, ऊपर वाले तीनों में से इसका ज़्यादा होता है। अब जो अपन ने ये ड्रग्स की बात करी
तो ये ड्रग्स जो हैं तो इनके रिसेप्टर्स की बेसिस पे हम इसको दो टाइप से में डिवाइड कर सकते हैं, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ऐसा कि केवल एक टाइप के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता हो, नॉन स्पेसिफिक ऐसा ड्रग जो कि दोनों टाइप के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता हो। तो जिनमें मेथाइल ग्रुप जुड़ गया है, चाहे मेथाकोलिन हो चाहे बेथानिकॉल हो, वो स्पेसिफिक है। याद करने का तरीका क्या, मेथाइल ग्रुप जुड़ गया तो वो केवल एम रिसेप्टर्स को ही स्टिमुलेट करेगा। आप देख सकते हैं मेथाकोलिन के अंदर भी एम रिसेप्टर्स को बस स्टिमुलेट कर रहा और बेथानिकॉल के अंदर भी एम रिसेप्टर्स को बस स्टिमुलेट कर रहा है। बाकी जो रेस्ट बचे हैं दोनों, वो अपने नॉन स्पेसिफिक हो जाएंगे। अब हम बेथानिकॉल के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो बेथानिकॉल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो ये कुछ इस तरीके से है कि जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, ये केवल और केवल एम रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। तो ये स्टिमुलेट करेगा M3 रिसेप्टर्स को, ठीक। तो जिस वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब इंडिकेशंस की बात करते हैं कि हम कब कब बेथानिकॉल किसी पेशेंट को देते हैं। तो अटोनिक ब्लैडर के ट्रीटमेंट में हम बेथानिकॉल देते हैं। तो अटोनिक ब्लैडर में क्या होता है कि जो ब्लैडर फुलफिल होने के बाद भी उसमें अर्ज नहीं होता यूरिनेशन का, जिस वजह से क्या होता है ओवरफ्लो इनकंटिनेंस, जिससे बेड वेटिंग हो जाती है। होता कुछ इस तरीके से है कि ब्लैडर अपना भर गया यूरिन से, लेकिन जो अर्ज है वो एब्सेंट है, क्योंकि सिग्नल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। जब सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं होगा तो अर्ज नहीं होगी, लेकिन ब्लैडर तो भर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे और यूरिन पास आउट हो जाएगा, जिससे बेड वेटिंग के चांसेस हाई होते हैं। दूसरा इंडिकेशन क्या है? दूसरा इंडिकेशन है पोस्ट ऑपरेटिव रिटेंशन ऑफ यूरिन। उसमें क्या होता है, ऑपरेशन या सर्जरी के बाद क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया या फिर स्ट्रेस ले लेता है पेशेंट, या फिर एंजाइटी की वजह से क्या होता है कि यूरिन का रिटेंशन बढ़ जाता है, यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ट्रीटमेंट देते हैं फ्लूइड थेरेपी का, जिससे अपना जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो प्रॉपर बैलेंस किया जा सके, जिसमें हम रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन फिर भी अगर 24 से 48 आवर्स में अगर ये रिकवर नहीं हो पाया तो बेथानिकॉल देते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और कॉन्ट्रैक्शन होते ही ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा। साइड इफेक्ट की बात करें अगर, तो जैसे कि बेथानिकॉल जो है कोलिनर्जिक ड्रग है, तो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? जो कोलिनर्जिक ड्रग्स के एक्शन होते हैं, तो डम्बल्स जो है वो इसका साइड इफेक्ट कहलाएगा। दो कंडीशन ऐसी जब हम बेथानिकॉल नहीं देते हैं, यानी कि दो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं बेथानिकॉल के, एक ब्रोंकियल एज्मा और एक COPD, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसमें होता ऐसा है कि बेथानिकॉल देने से और कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा, जिससे पेशेंट को और प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से हम बेथानिकॉल को ब्रोंकियल एस्मा और COPD के केस में नहीं देते हैं। अब एस्टर्स की बात तो खत्म हो गई, अब बात आती है एल्कलॉइड्स की। एल्कलॉइड्स जो है उनको ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से या ट्रीज से। अब एल्कलॉइड्स की प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं। तो एल्कलॉइड जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक एक्शन का होता है। एल्कलॉइड्स जो है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, उसके नाम से ही पता चलता है। एल्कलॉइड्स जो हैं तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कहलाते हैं। अगर ये लिपिड सॉल्युबल है तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर है। लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेता है। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो इसके CNS में भी एक्शंस देखने को मिलेंगे। और जितने भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म जो है लीवर के अंदर होता है। और एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं, क्योंकि ये मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज करवाते हैं, इसलिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को भी मिलता है। अब जो मेन ड्रग है हमारे पास एल्कलॉइड्स कैटेगरी का, पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन जो है उसको दो फॉर्म में यूज करते हैं।
एक आई ड्रॉप के फॉर्म में, दूसरा टैबलेट्स के फॉर्म में। आई ड्रॉप के फॉर्म में यूज़ क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल है तो हमारे कॉर्नियल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर जाता है। तो कॉर्नियल मेम्ब्रेन पेनिट्रेट किया और वो वहाँ पे जो हमारे सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस है और सिलियरी मसल्स ऑफ लेंस है उनके साथ बाइंड कर जाएगा। उनमें जो M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे बाइंड कर जाएगा और वहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और हमको ये पता है कि जैसे कि पाइलोकार्पिन जो है वो कोलिनर्जिक ड्रग है, और जो कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं वो मायोसिस करवाते हैं और वो अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। तो सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो मायोसिस हो गया, जिससे क्या हुआ, आइरिडोकॉर्नियल एंगल जो है वो वाइड हो जाता है। अब मैं समझाता हूँ आइरिडोकॉर्नियल एंगल होता क्या है। उसके लिए हमें इस डायग्राम पे फोकस करना पड़ेगा। पहली लेयर है अपने कॉर्निया की, फिर अपना ये सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस, और ये लेंस, ये सिलियरी बॉडी और ये रेटिना का पार्ट। रेटिना के दो पार्ट, एक सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना और ये पेरिफेरल पार्ट ऑफ रेटिना। और यहाँ पे ट्रिबैकुलर टिश्यू है जिसपे कैनाल ऑफ स्केलम है। अब ये अपना कॉर्निया, ये अपना आइरिस, तो दोनों के बीच का जो एंगल है ये कहलाता है आइरिडोकॉर्नियल एंगल। ठीक है। अब सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये एंगल जो है ये एंगल बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये लेंस की तरफ शिफ्ट हो गया तो ये एंगल बढ़ गया। तो वही मैंने बोला कि सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो म्यूसिस हो गया, क्योंकि प्यूपिल का जो डायमीटर है वो छोटा हो जाएगा तो आइरिडोकॉर्नियल एंगल जो है वो बड़ा हो जाएगा। जब आइरिडोकॉर्नियल एंगल बड़ा हो जाएगा तो जो एक्वस ह्यूमर भरा होता है तो वो ट्रेबेकुलर मेसवर्क में जाके ड्रेन आउट हो सकता है। इसलिए सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस के कॉन्ट्रैक्शन से ड्रेनेज जो है वो बढ़ता है। ऐसे ही सिलियरी मसल ऑफ लेंस जो है वो भी जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो कैनाल ऑफ स्केलम जो ये रेड शो हो रहा है वो कैनाल ऑफ स्केलम है, इसकी ओपनिंग हो जाएगी जिससे ड्रेनेज जो है बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम कब पाइलोकार्पिन इंडिकेट करते हैं। तो पाइलोकार्पिन इज इंडिकेटेड इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। जिससे क्या हुआ, जब पाइलोकार्पिन देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल्स का तो एंगल जो है वो बड़ा हो गया तो ट्रेबेकुलर ड्रेनेज इजी हो गया, इंक्रीज हो जाता है ट्रेबेकुलर ड्रेनेज। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट्स जो है तो अपना पाइलोकार्पिन जैसे कि कोलिनर्जिक ड्रग है तो कोलिनर्जिक ड्रग मायोसिस करवाते हैं तो जो अपना प्यूपिल का डायमीटर है वो छोटा हो जाता है तो पिन पॉइंट प्यूपिल जो है तो मेन साइड इफेक्ट होता है पाइलोकार्पिन का। अगर पिन पॉइंट प्यूपिल हो गया तो लाइट कम इंटर करेगी आईज में तो विजन जो है रिड्यूस हो जाता है, विजन जो है रिड्यूस हो गया। हेडेक एंड पेन इन आइज इज कॉमनली सीन ऑन इंडिकेटिंग पाइलोकार्पिन। पेरिफेरल रेटिनल डिटैचमेंट। पेरिफेरल रेटिना क्या है? पेरिफेरल रेटिना ये हम इससे समझेंगे डायग्राम से। जो पेरिफेरल रेटिना है इससे कुछ सिलियरी मसल्स के जो फाइबर्स हैं वो अटैच है लेंस से। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेंस की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पेरिफेरल रेटिना यानी कि जो रेटिना का ये वाला पार्ट है वो कुछ सेड आउट हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। पंक्टम और नेजोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक हो जाती है, ये साइड इफेक्ट हो गए। अब बात करते हैं पाइलोकार्पिन को समराइज करने की। तो पाइलोकार्पिन ऐसा है कि पी 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 ऐसी चीज़ों से याद कर सकते हैं। 9 पी से हम याद कर सकते हैं। पहला पी प्लांट से ड्राइव्ड है, पिन पॉइंट प्यूपिल है, पेरिफेरल एंगल वाइडनिंग दैट इज आइरिडोकॉर्नियल एंगल वाइडनिंग, इंक्रीज पावरिंग ऑफ एक्वस ह्यूमर इन ट्रेबेकुलर मेसवर्क हम देख चुके हैं। डिक्रीज करता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, क्योंकि अगर एक्वस ह्यूमर बाहर गया तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर घट जाएगा। साइड इफेक्ट्स 4P हम देख चुके हैं।
अब बात करते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ पाइलोकार्पिन की। तो पाइलोकार्पिन दूसरा फॉर्म टैबलेट्स में है। जैसे कि पाइलोकार्पिन एक कोलिनर्जिक ड्रग है, तो मतलब ये ग्लैंड के सीक्रेशन को बढ़ाएगा। ग्लैंड के सीक्रेशन को बढ़ाएगा, जैसे सलाइवेशन, लैक्रिमेशन होगा। तो जॉगरेन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में हम पाइलोकार्पिन देते हैं। जॉगरेन सिंड्रोम क्या होता है? जॉगरेन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ग्लैंड सेल्स सिक्रीशन कराती हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे क्या हुआ, ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ कॉमनली सीन है। और साइड इफेक्ट्स क्या है इसके? साइड इफेक्ट्स डम्बल्स, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग है तो डम्बल्स उसके साइड इफेक्ट रहेंगे। एक नोट पॉइंट है, जॉगरेन सिंड्रोम के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो सेविमिलाइन होता है, लेकिन हम पाइलोकार्पिन भी दे सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मैं इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।